अलग अलग कालक्रमों में उत्तराखंड के इतिहास को यहाँ पर समझेंगे। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में जो मुख्य घटनाएं हुई हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण हैं उनका यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। आज हम बात करेंगे यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल के बारे में एक नई अप्रोच के साथ हम यहाँ पर आए हैं। नई अप्रोच के साथ निश्चित तौर पर आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगी, और यदि आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध हो रही है तो आप ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आगे भी इसी तरह से डिवोटेड वीडियोस लाते रहेंगे। यहाँ पर हम प्रागैतिहासिक काल को क्षेत्रीय दृष्टिकोण के अनुसार पढ़ेंगे। पहले तो प्रागैतिहासिक काल का यहाँ पर अर्थ को समझा जाएगा और फिर उसके बाद उत्तराखंड के संदर्भ में इसकी हम बात करेंगे। प्रागैतिहासिक काल के समय में क्या मानव थे? जी हाँ, बिल्कुल मानव थे। यानी कि मानव तो इस समय था ही, लेकिन क्या मानव लिखने का काम सीख चुका था? जी नहीं, लिखाई का आविष्कार अभी नहीं हुआ था। तो लिखाई का आविष्कार नहीं होने से साहित्य का विकास नहीं हो पाया। तो ये वो समय काल है, इतिहास के उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है जब मानव तो था, अस्तित्व में थे मानव, लेकिन लिखाई का आविष्कार नहीं था। तो लिखाई का आविष्कार नहीं होने से उस काल का कोई रिटन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, लिखित वर्णन नहीं मिलता है। ये वो काल है प्रागैतिहासिक काल। इस काल के अंतर्गत जो मनुष्य थे, जो लोग जी रहे थे इस समय काल के अंतर्गत, वो मुख्य तौर पर शिकारी संग्राहक थे। उनका जीवन जो व्यतीत होता था वो शिकारी संग्राहक के तौर पर होता था। अब हम बात कर रहे हैं यदि उत्तराखंड के संदर्भ में, तो इन्हीं सब चीज़ों को हम यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। अच्छा, प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ? लिखाई का आविष्कार नहीं हुआ था। लिखाई का आविष्कार नहीं हुआ था। एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विश्व इतिहास में अगर हम बात करें, विश्व इतिहास में लेखन कला का जो आरंभ हुआ था वो सबसे पहले कहाँ हुआ था? विश्व इतिहास में लेखन कला का आरंभ सबसे पहले मेसोपोटामिया सभ्यता में हुआ था, ऐसा माना जाता है। 3200 ईसा पूर्व, 3200 ईसा पूर्व की बात है कि सबसे पहले लेखन कला की शुरुआत यही मानी जाती है, मेसोपोटामिया में। आइए अब बात करते हैं अपने उत्तराखंड के संदर्भ में। प्रागैतिहासिक काल के जो साक्ष्य उत्तराखंड में मिले हैं वो मुख्य रूप से हमारे इन 4 जिलों से मिले हैं: चमोली, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। इनमें से ये 2 तो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, चमोली और अल्मोड़ा। चमोली और अल्मोड़ा मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि क्षेत्रीय दृष्टिकोण के अनुसार पढ़ेंगे, और ऐसे ही हमें पढ़ना होगा। एक्चुअली जब हम पढ़ते हैं ना तो क्षेत्रीय दृष्टिकोण को ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से चीज़ें हमें याद नहीं हो पाती। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि पहले तो किन जिलों में प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य मिले हैं? मुख्य रूप से चमोली, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। अब हम पढ़ेंगे कि इन जिलों के अंतर्गत वो कौन से इलाके हैं जहां पर प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य मौजूद हैं। जी हाँ, लिखित वर्णन नहीं है इस समय काल का। आइए पढ़ते हैं चमोली में कहाँ मिलते हैं। चमोली में 3 यहाँ पर गांव आपको याद करने हैं: डुगरी गांव, किमनी गांव और मलारी गांव। ये 3 गांव हैं, डुगरी गांव, किमनी गांव और मलारी गांव। ये यहाँ पर मिलते हैं प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य, प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य। अब बात करें यदि डुगरी गांव की, तो डुगरी गांव में ग्वारखिया गुफा मिली है। डुगरी गांव, अगर हम बात करें डुगरी गांव की, तो डुगरी गांव लगभग ये कर्णप्रयाग से 16 किलोमीटर दूर है। लगभग डुगरी गांव कर्णप्रयाग से, सभी को पता होगा कि कर्णप्रयाग चमोली जिले में पड़ता है, तो कर्णप्रयाग से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पड़ता है डुगरी गांव, और यहीं पर ग्वारखिया गुफा स्थित है। ग्वारखिया गुफा, और ये ग्वारखिया गुफा में किनका चित्रण हुआ है, वर्णन हुआ है, वो हमें समझना होगा। क्या महत्व है ग्वारखिया गुफा का? क्या महत्व है ग्वारखिया गुफा का? अब जरा ध्यान देना, क्योंकि बात हो रही है प्रागैतिहासिक काल की, और ये लोग कैसे जीवन व्यतीत करते थे इस काल के लोग,
शिकारी संग्राहक का जीवन व्यतीत करते थे। शिकारी संग्राहक का जीवन व्यतीत करते थे। इस समय काल में जो आदमी था ना, वो लैपटॉप चलाना नहीं सीखता था, वो लैपटॉप चलाना नहीं सीखा था। उसने तो केवल नेचुरल चीज़ें देखी थी, प्राकृतिक चीज़ें देखी थी। नेचुरल चीज़ों से, प्रकृति से उसका लगाव उसे एक तरीके से मोटिवेट करता था कि इस प्रकृति का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चित्रण तो किया जाए। तो कहाँ किया जाए, क्योंकि पन्ने का आविष्कार तो हुआ नहीं था, पेज तो बने नहीं थे उस समय, और ना ही तुम्हारी छपाई की मशीन का आविष्कार हुआ था। तो अंतिम तौर पर यहाँ पर एक ही साक्ष्य था, जो नेचुरल जो वहाँ पर कॉपी उपलब्ध थी, वो क्या थे, पत्थर, चट्टानें। तो वहीं पर लिखना, वहीं पर एक डिजाइन बनाना उन्होंने शुरू किया। तो इन्हीं में से एक है ग्वारेख्या गुफा। तो बनाएंगे क्या वो, वहाँ क्या बनाएंगे? ऑब्वियस बात है, अपने आप को बनाएंगे पहले तो। यार हम कैसे हैं, सामने वाले बंदे को देखेंगे। और वहाँ उन्होंने देखा क्या, उस जमाने में पशु देखे, पक्षी देखे, तो उनके बारे में चित्रण कर देंगे। पशु पक्षियों के बारे में चित्रण किया जाएगा। जो भी पशु हैं, जैसे हम ग्वारेख्या गुफा की बात करें तो यहाँ से भेड़ की, बारहसिंगा की, लोमड़ी की, इनके चित्र मिलते हैं। अब जरा ध्यान देना, क्योंकि प्रकृति से जुड़ी, वो लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर रंगों का तो विशेष ध्यान दिया जाएगा, कलर का ध्यान दिया जाएगा कि यार जिस टाइप का पक्षी है तो उसका कलर अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाए, पशु का उसी टाइप का कलर मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो रंगीन चित्र मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? रंगीन चित्र मिलते हैं। हालांकि हम कलर में हम कह सकते हैं कि हो सकता है कहीं पर बहुत ही ज़्यादा चटकदार कलर ना हो, लेकिन ग्वारेख्या गुफा में ज़्यादा चटकदार रंग देखने को मिलता है। तो नॉर्मल सी बात है कि प्रागैतिहासिक काल के लोग किस प्रकार का चित्रण करेंगे। ऑब्वियस बात है, उसी समय काल में जो चीज़ें उन्होंने देखी होंगी, मानव और पशु पक्षी, इन्हीं का उन्होंने यहाँ पर क्या किया, ग्वारेख्या गुफा में चित्रण किया है। डुगरी गांव की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? और डुगरी गांव कहाँ पर रहता है? डुगरी गांव चमोली जिले में, लगभग 16 किलोमीटर दूर है कर्णप्रयाग से। फिर आता है किमनी गांव। किमनी गांव की बात आ रही है, ये भी चमोली में पड़ता है। चमोली में लगभग 8 किलोमीटर दूर है थराली तहसील से। 8 किलोमीटर दूर है थराली तहसील से। कौन सा गांव? किमनी गांव। किमनी गांव की बात हो रही है। तो यहाँ भी जो गुफा मिली है, वहाँ से भी कुछ चित्रण किया गया है हथियारों का। ओह यस, क्योंकि उस समय काल के लोग शिकारी संग्राहक का जीवन व्यतीत करते थे, तो शिकार करने के लिए हथियार का इस्तेमाल किया जाता होगा, तो हथियार का चित्रण किया गया है यहाँ पर। पशुओं का तो ऑब्वियस बात है, करते ही थे वो लोग। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मिली है। किमनी गांव से जो गुफा मिली है, वहाँ से हथियार और पशुओं के चित्र मिले हैं। सफ़ेद रंग से चित्रित है, हल्के सफ़ेद रंग से। तो ज़्यादा रुचि नहीं होगी उनकी, ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते होंगे चटकदार रंग बनाने के लिए, जैसे कि डुगरी गांव के आसपास जो गुफा मिली है वहाँ के लोगों ने किया। मलारी गांव में आते हैं। ये कहाँ है? ये भी चमोली में है। तीनों गांव, डुगरी गांव, किमनी गांव और मलारी गांव। मलारी गांव के बारे में तो हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं जी, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मलारी गांव के बारे में काफ़ी डिटेल पढ़ेंगे हम, हो सकता है वो भी आपके लिए कम हो जाए। आइए पढ़ते हैं मलारी गांव के बारे में। भारत तिब्बत की सीमा में स्थित है मलारी गांव। मलारी गांव कहाँ पर स्थित है? भारत तिब्बत सीमा पर स्थित है मलारी गांव। मलारी गांव, यहाँ भोटिया, मुख्य रूप से भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं। यहाँ मुख्य रूप से भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं। भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं। इनका व्यवसाय क्या है? यहाँ पर भेड़ पालना। क्या काम करते हैं? ये भेड़ पालने का काम करते हैं। बाकी खेती करना ये तो नॉर्मल सही है। इसके अलावा मलारी गांव के बारे में अगर हम बात करें, मलारी गांव की अगर हम बात करें, तो यहाँ के लोग ऋतु प्रवास करते हैं। ध्यान देना, मलारी गांव के लोग ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास का मतलब सीजन के अनुसार, ऋतु के अनुसार क्या करते हैं? स्थान परिवर्तन करते हैं। इसका मतलब ये गांव में रहने वाले लोग वर्ष भर गांव में नहीं रहते हैं। बिल्कुल सही है। ये गांव के लोग, इस गांव के लोग वर्ष भर गांव में नहीं रहते। 6 से 7 महीने
मध्य अप्रैल से लगभग मध्य सितंबर या शुरुआत की अक्टूबर तक ही ये अपने गांव में रहते हैं। ओके, तो ऋतु प्रवास करते हैं, उसके बाद वो कहीं और चले जाते हैं। इस मलारी गांव का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ मलारी गांव की अगर हम बात करें, जब मलारी गांव की ओर निकलते हैं तो द्रोणगिरी पर्वत दिखाई देता है। और द्रोणगिरी पर्वत के बारे में तो शायद आपने सुना ही होगा या पढ़ा होगा कि जहाँ से ये वो पर्वत है जहाँ से हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे। तो यही इधर ही इसी के आसपास पड़ता है द्रोणगिरी पर्वत। और लगभग यहीं से 18 किलोमीटर आगे नीति गांव पड़ता है। नीति गांव, मलारी गांव से आगे नीति गांव, नीति गांव, और ये तिब्बत की सीमा पर स्थित है। और इसी से नाम जुड़ा है नीति दर्रा का। किसका नाम जुड़ा है? नीति दर्रा। नीति दर्रा तो पहले समय काल में, प्राचीन समय काल में इसी दर्रे से इंडिया और तिब्बत के बीच व्यापार होता था। और व्यापार किस चीज़ का होता था? आजकल की तरह नहीं, इंडिया और चाइना की तरह। इंडिया के चाइना का जो बिजनेस होता है आजकल मोबाइल का, ओप्पो, वीवो, इनका नहीं। किनका? भेड़ों का, शिप का व्यापार होता था। शिप का व्यापार होता था, भेड़ों का व्यापार होता था, बकरी का, नमक का, अनाज का, इसका व्यापार होता था इस नीति दर्रे से। नीति दर्रे से। किससे? नीति दर्रे से। तो बहुत बड़ा महत्व था इसका। अब इसका महत्व व्यापार के दृष्टिकोण से नहीं है। तो ये बात हुई मलारी गांव के बारे में। और जान लेते हैं मलारी गांव के बारे में। मलारी गांव सबसे महत्वपूर्ण बात और है कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है। मलारी गांव नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है। याद रखना, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है। और अगर हम बात करें यहाँ कैसे आसपास कुछ लोकेशन जिससे हम यहाँ पहुँच जाएं, हमें ये सब पता होना चाहिए। बड़े लेवल की हम तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बड़े दृष्टिकोण से हमें इसे पढ़ना चाहिए। ऋषिकेश से जब हम मलारी गांव पहुंचते हैं तो लगभग 312 किलोमीटर की दूरी होती है। ये दूरियां हमें याद नहीं करनी है, बट हमें दिमाग को घुमाना है कि आसपास की चीज़ों से। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से भी ये लगभग 332 किलोमीटर पड़ता है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी तो आपको शायद यहाँ पर एक तरीके से रिवीजन भी हो रहा है। और जोशीमठ तहसील पड़ती है इनकी, जोशीमठ तहसील। और तहसील का तो आपको पता ही होना चाहिए, अब तहसील में ही काम करना है जी। जोशीमठ तहसील पड़ती है इनकी, लगभग 61 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो ये बात थी मलारी गांव की। लेकिन अब पढ़ लेते हैं इसका प्रागैतिहासिक काल क्या महत्व है। प्रागैतिहासिक काल के अनुसार इसका क्या महत्व है इस गांव का, मलारी गांव का। तो सब कुछ हमने इसके बारे में पढ़ लिया कि भारत तिब्बत के सीमा पर स्थित है, भूटिया जनजाति के लोग रहते हैं, उनका क्या व्यवसाय है, वो ऋतु प्रवास करते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। और इससे आगे नीति गांव पड़ता है तिब्बत सीमा पर, नीति दर्रा है जहाँ से पहले व्यापार होता था। व्यापार किस चीज़ का होता था वो भी हमने पढ़ा। अब इसका हम प्रागैतिहासिक काल के अनुसार महत्व पढ़ते हैं। आइए जान लेते हैं हुआ क्या। 2002 की बात थी, 2002 की बात थी कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने यहाँ पर नर कंकाल, मिट्टी के बर्तन, जानवरों के अंग और 5.2 किलो का एक सोने का मुखावरण, ये सब चीज़ें उनको वहाँ मिली। 2002 की बात थी, 2002 की बात थी ये। गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ता यहाँ गए और इनको यहाँ पर नर कंकाल मिले, मिट्टी के बर्तन मिले, जानवरों के अंग भी मिले और 5.2 किलो का एक सोने का मुखावरण भी मिला। ओके, तो इसका जो समय काल निर्धारित किया गया वो यही समय काल जाता था लगभग 2000 ईसा पूर्व से लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक का। तो इसका काफ़ी महत्व है। और बर्तन मिले हैं यहाँ पर, मलारी गांव से बर्तन मिले हैं। तो ये बर्तन जो हैं वो लगभग पाकिस्तान की जो स्वात घाटी है वहाँ के शिल्प के समान है यहाँ के बर्तन। मलारी गांव का काफ़ी महत्व है जी। ओके, तो चमोली जिले के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल के जो स्थल हैं, याद रखना स्थल जो हैं वो कौन कौन हैं? डुगरी गांव, किमनी गांव और मलारी गांव। हमने इनकी तहसील के अनुसार पढ़ लिया जी। अब बढ़ते हैं
अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा में जाते हैं, क्या है कुछ खास अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अल्मोड़ा में तो प्रागैतिहासिक काल के ज़्यादा स्थल दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, टोटल 5 हैं। बाड़ीछीना, लुएथाप, पेटसाल, पूनाकोट और फलसीमा, 5 हैं टोटल। बाड़ीछीना, लुएथाप, पेटसाल, पूनाकोट और फलसीमा। तो बात करते हैं पहले बाड़ीछीना में। बाड़ीछीना में मिलती है लाखू गुफा। लाखू गुफा, गुफा को उत्तराखंड में उडियार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उडियार भी कहते हैं। तो लाखू गुफा की हम बात कर रहे हैं। लाखू गुफा अल्मोड़ा की बाड़ीछीना में है, ऑब्वियस बात है, साफ पता हो यहाँ से हो रहा है। और यहाँ किस तरह के चित्र दिखाई देते हैं उसको भी समझ लेते हैं। अब मानव का चित्रण किया, ओके, हमें लॉजिक समझ में आया। पशुओं का भी चित्रण हुआ है यहाँ पर, ये भी ठीक हुआ, बिल्कुल किया होगा। मानव का, पशुओं का भी यहाँ पर चित्रण हुआ है। इसके अलावा कुछ जो अलग बात है, यहाँ पर नृत्य करते दिखाया गया है मानवों को, अकेले भी और समूह में भी नृत्य करते हुए। ओ, बाड़ीछीना में, लाखू गुफा में उस जमाने में लोग डांस भी करते थे। यस, ये यहाँ पर कुछ नई बात है जो शायद आपको सरप्राइज कर सकती है। नृत्य करते हुए दिखाया गया है, कुछ अलग। ओके, क्योंकि मानव, पशु पक्षियों का चित्रण तो मैंने आपको स्वभावतः बताया था कि ऐसा, स्वाभाविक तौर पर मैंने बताया था कि ऐसा होता था, हो सकता था, और क्या रास्ता था उनके लिए। लेकिन उस ज़माने में क्या वो डांस भी करते थे? एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और उसको फिर इस तौर से दिखाना। और यहाँ पर रंगों का भी इस्तेमाल हुआ है। किसका इस्तेमाल हुआ है इनके लिए? रंगों का भी इस्तेमाल हुआ है। ये बात हो रही थी बाड़ीछीना के लाखू गुफा की, लाखू गुफा की। अब बात करते हैं लुएथाप की। लुएथाप ये भी अल्मोड़ा में पड़ता है, और यहाँ पर भी नृत्य करते हुए दिखाया गया है। नृत्य करते हुए दिखाया गया, हाथों में हाथ डालकर, हाथों में हाथ डालकर। और इसके अलावा शिकार करते हुए दिखाया गया। लो जी, पहले तो हथियार दिखा दिए जी चमोली में, लेकिन यहाँ पर तो खुलेआम ये क्या कर रहे हैं, आजकल के जो कानून है वन अधिनियम के 1972 के खिलाफ ये काम कर रहे हैं जी। अब शिकार किसका कर रहे हैं वो नहीं दिखाया होगा, तो शिकार करते हुए दिखाया गया यहाँ पे मानव को। फिर उसके अलावा पेटसाल, पेटसाल अल्मोड़ा में पड़ता है, तो यहाँ भी नृत्य करते हुए, नृत्य करते हुए, नृत्य करते हुए दिखाया गया है मानवों को, यहाँ भी पेटसाल में। फिर बात करते हैं पूनाकोट, तो यहाँ भी इसी तरह के मानव कृतियाँ बनी हैं। फलसीमा की बात करें, यहाँ थोड़ा सा एक और एक्स्ट्रा वर्ड आपको पढ़ना है, योग, योग मुद्रा में दिखाया गया है जी। किस में दिखाया गया है? योग मुद्रा में, योग मुद्रा में दिखाया गया है। और उसको गलत भी मत लेना कि नृत्य करते हुए दिखाया गया है योग, ये बहुत अच्छी बात है। नृत्य को हम गलत दृष्टिकोण से नहीं समझना चाहिए। भरतनाट्यम में भी नृत्य का जिक्र है। ओके, खैर छोड़िए, ले समझ लेना कि योग, योग मुद्रा वाली मानव कृतियाँ कहाँ मिली हैं जी? फलसीमा में मिली हैं, अल्मोड़ा के फलसीमा में, फलसीमा में, फलसीमा में। अब बात करते हैं उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी में आता है हुडली या हुडाली, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, हुडली, हुडली की बात हो रही है यहाँ पर। उत्तरकाशी के हुडली से जो चित्र मिले हैं, शैल चित्र मिले हैं, उसमें नीले रंग का प्रयोग किया गया। किसका इस्तेमाल किया गया? नीले रंग का। यहाँ कलर की बात हो रही है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हुडली, ये जो प्रागैतिहासिक स्थल है, ये कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। पिथौरागढ़ की बात करते हैं हम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बनकोट, क्या है? बनकोट। ये बनकोट कहाँ पड़ता है जी? पिथौरागढ़ में। कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ में। गंगोली हाट यहाँ पर ब्लॉक पड़ता है इनका, इस गांव का, गंगोली हाट, गंगोली हाट। तो बनकोट से क्या मिला है? बनकोट से 8 ताम्र मानव कृतियाँ मिली हैं। कितनी मिली हैं? 8 ताम्र मानव कृतियाँ मिली हैं बनकोट से। कहाँ से मिली हैं? बनकोट से। यदि हम पूरे भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष में जो नदियों की घाटियां हैं वहाँ भी प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य मौजूद मिलते हैं, उनके साक्ष्य नज़र आते हैं। उत्तराखंड के नज़रिए से रामगंगा घाटी, किसकी हम बात कर रहे हैं? रामगंगा घाटी। ये रामगंगा घाटी आपको पता होनी चाहिए। इस घाटी का महत्व है प्रागैतिहासिक काल के दृष्टिकोण से। इस तरीके से याद करिए, रामगंगा घाटी का महत्व किस तरीके से है? प्रागैतिहासिक काल के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर शवगार मिले हैं। क्या मिले हैं? शवगार, ध्यान देना, शवगार मिले हैं।
100 क्या मिले हैं? गार मिले हैं, ये ध्यान देना। ओके, और कुछ खास? ये 4 महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा हमने एक नदी घाटी के बारे में पढ़ा, रामगंगा घाटी के बारे में। किसके बारे में? रामगंगा घाटी। और गढ़वाल के कई क्षेत्रों से हमें चित्रित धूसर मध्यभांड के साक्ष्य भी मिले हैं। चित्रित धूसर मध्यभांड, मिट्टी के बर्तन के भी साक्ष्य मिले हैं। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में जितनी बातें हो सकती थी हमारे यूकेपीसीएस प्री के लायक, वो यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर दी गई हैं। और इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल के कौन कौन से स्थल कहाँ कहाँ हैं, और ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध होगी। और यदि आपको लगता है कि ये ज़रूर यहाँ पर कुछ नया है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। आगे हम इसी तरह के रिसर्च करते हुए आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो मिलते हैं नए टॉपिक को लेकर नए तरीके से। नमस्कार।